हेलो एवरीवन, आई एम आकृति। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग बायो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ये एक पूरी वीडियो सीरीज होगी जिसमें आपको मोस्टली जो क्वेश्चंस अब तक एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो आपको रिवाइज करवा दिए जाएंगे। सो इस पूरी सीरीज का ये वीडियो पहला पार्ट है। ओके, इस वीडियो सीरीज को स्टार्ट करने से पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं कि इसमें आप लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इस कोर्स में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अब तक बायो के टॉपिक से पूछे गए हैं डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वो आपको कवर करवाए जाएंगे। क्वेश्चंस को इस तरीके से आप लोगों के लिए बनाया गया है विद एक्सप्लेनेशंस, पिक्चर्स, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, ताकि आपको हर एक क्वेश्चन कंप्लीटली समझ में आए। ठीक है, ताकि उसका जो करेक्ट आंसर हमने आपको प्रोवाइड करवाया या बताया वो आपको खुद भी पता हो कि वो करेक्ट आंसर क्यों है। ठीक है, तो हर एक टॉपिक का करेक्ट एंड स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द टारगेट ऑडियंस, तो इस कोर्स के मेन टारगेट ऑडियंस होंगे सभी कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट एग्जाम के एस्पायरेंट्स, क्योंकि हमें पता है कि बायो जो है वो गवर्नमेंट एग्जाम्स के अलावा भी जितने भी एग्जाम्स होंगे स्कूल वाइज, यूनिवर्सिटी वाइज, उसमें भी बायो एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। ठीक है, जिसके लिए एक मार्क्स का परसेंटेज है उसका बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ये कोर्स उन सभी के लिए भी यूज़फुल होगा जो स्कूल में हैं, यूनिवर्सिटीज़ में हैं, क्योंकि यहाँ पे बायो के कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा एसएससी सीजीएल वाले सीएचएसएल की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टेट पीएससी की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, या बाकी गवर्नमेंट एग्जाम्स की भी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं जो कि यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, उन लोगों के लिए भी ये कोर्स जो है वो बहुत यूजफुल होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। So, our first question is, in humans, how many type of fat soluble vitamins are there? Options हैं 13, 9, 4 और 7। ठीक है, अब हमें पता है कि ह्यूमंस में विटामिन कितने तरीके के होते हैं, दैट इज ए, बी, सी, डी, ई एंड के। ओके, और जब बी के हम सारे पार्ट्स को काउंट करते हैं देन वी नो कि ह्यूमंस में 13 टोटल विटामिन होते हैं, बट उनमें से कुछ विटामिन जो है वो फैट सोल्यूबल होंगे और कुछ वाटर सोल्यूबल होते हैं। तो यहाँ पे हमसे फैट सोल्यूबल पूछे गए हैं। So when we look at the answer, we know कि A, D, E and K जो vitamins हैं वो fat soluble होते हैं। That means our correct answer is 4। ठीक है, जो 4 vitamins हैं वो fat soluble हैं। Answer is C। B और C जो होते हैं वो water soluble हैं। अब जब हम बात करें विटामिन्स के बारे में, तो जो टोटल 13 विटामिन्स हैं जो कि ह्यूमन मेटाबॉलिज्म के लिए रिक्वायर्ड होते हैं वो हैं विटामिन ए, जिसे कि आप रेटिनॉल या रेटिनल भी बोल सकते हैं। विटामिन बी जिसके कि सब पार्ट्स होते हैं, दैट इज B1 थियामिन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 दैट इज नियासिन, विटामिन B5 दैट इज पेंटोथेनिक एसिड, vitamin B6 that is pyridoxine, vitamin B7 that is biotin, vitamin B9 folic acid और folates, vitamin B12 that is cobalamins, vitamin C को हम ascorbic acid भी बोलते हैं, vitamin D को हम calciferols भी बोलते हैं, vitamin E को tocopherols या फिर tocotrienols भी बोलते हैं, और vitamin K के लिए हम quinones भी यूज़ करते हैं। तो आप लोगों को सिर्फ ये विटामिन ए बी सी ये नहीं, आपको इनके जो केमिकल नेम्स हैं वो भी आपको ध्यान होने चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में डायरेक्टली ये पूछ लिया जाता है कि विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है। ठीक है, विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है, तो आपको ये सारे नेम्स ऐसे के ऐसे याद होने चाहिए कि विटामिन B3 को क्या बोलते हैं या विटामिन के को क्या बोलते हैं। ओके, नाउ यहाँ पे इस स्लाइड पे आपको देख सकते हैं कि क्योंकि अब हम विटामिन की बात करें तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी डिजीज होती है। ठीक है, क्योंकि ये भी बहुत इजीली क्वेश्चंस फॉर्म हो जाते हैं कि बेरी बेरी कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। इसीलिए आपको ये सारे जितने भी विटामिन हैं और उनके डेफिशिएंसी की वजह से जो डिजीज हो रही है वो आपको याद होनी चाहिए। विटामिन ए की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो उससे नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ठीक है, इससे हम याद कैसे कर सकते हैं कि विटामिन ए को रेटिनॉल भी बोला जाता है। रेटिना किससे जुड़ा हुआ है? आइज से। तो अगर ऐसा कोई केमिकल जो कि आइज से कनेक्टेड है उसमें डेफिशिएंसी होगी तो नाइट आइज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी, दैट इज नाइट ब्लाइंडनेस।
विटामिन डी की जब हम बात करते हैं तो उससे रिकेट्स होता है, विटामिन ई की डेफिशिएंसी से एनीमिया हो जाता है, और इसके साथ साथ जो बॉडी मूवमेंट है उसमें लॉस देखने को मिलता है, मसल्स में वीकनेस देखने को मिलती है, और विजन में भी प्रॉब्लम आती है विटामिन ई की डेफिशिएंसी की वजह से। व्हेन वी टॉक अबाउट द विटामिन के, इसमें आपको ब्लीडिंग डायस्थेसिस देखने को मिलता है, यानी कंटिन्यूसली ब्लीडिंग हो रही है। नाउ ये तो हुए फैट सोल्यूबल विटामिन्स। व्हेन वी टॉक अबाउट द वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, इसमें आता है B1, जिसकी कमी की वजह से क्या हो जाता है, बेरी बेरी होता है। तो बेरी बेरी में देखने को मिलता है कि वीकनेस हो गई है जिस भी पर्सन में अगर ये डिजीज हुई तो, लॉस ऑफ एपेटाइट देखने को मिलेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ देखने को मिलेगी, स्वॉलन फीट्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज B2 की डेफिशिएंसी की वजह से एरिबोफ्लेविनोसिस होता है, दैट इज जो माउथ के कॉर्नर्स है ना वहाँ पे क्रैक्स आने लग जाएंगे, विजन जो है उसमें डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है। B3 की वजह से पिलाग्रा हो जाता है, पिलाग्रा यानी पिलाग्रा में 3 डी से उसको काउंट किया जाता है या कहीं के रिमेंबर किया जाता है पिलाग्रा को, दैट इज डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया एंड डेथ। तो अगर आपको पिलाग्रा के बारे में याद करना है तो आपको 3 मेन चीजें ध्यान होनी चाहिए, दैट इज डायरिया, डर्मेटाइटिस एंड डिमेंशिया। ठीक है, डर्मेटाइटिस यानी स्किन पे इन्फ्लेशन हो जाता है, और डिमेंशिया यानी ब्रेन में इम्पेयरमेंट हो जाएगी, या तो भूलने की बीमारी हो जाती है या फिर किसी भी चीज में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता इंसान। नाउ नेक्स्ट इज B5, जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से पैरेंथेसिस हो जाता है, दैट इज जो हमें ऐसे लगता है ना, कई बार हम नॉर्मली बैठ गए और पैरों में ऐसे कांटे से चुभने लग जाएंगे, निडल या पिन प्रिकलिंग हम जिसे कहते हैं, या फिर पैरों में जो नमनेस हमें फील होने लग जाती है, या बॉडी के किसी भी पार्ट्स में। ठीक है, उसे हम कहते हैं पैरेस्थेसिस, जो कि विटामिन B5 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। नाउ B6 की वजह से एनीमिया देखने को मिलेगा, B7 की डेफिशिएंसी की वजह से डर्मेटाइटिस यानी कि स्किन इन्फ्लेशन, B9 की डेफिशिएंसी की वजह से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स या फिर एनीमिया, जिसे कि विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया भी कहते हैं। B12 की डेफिशिएंसी की वजह से भी आपको एनीमिया देखने को मिलता है, जो कि न्यूरोलॉजिकल होगा। ठीक है, और यहाँ पे न्यूरोलॉजिकल डिजेनरेशन भी देखने को मिलता है B12 की डेफिशिएंसी की वजह से। नेक्स्ट इज C, विटामिन C की डेफिशिएंसी की वजह से स्कर्वी हो जाता है, यानी कि गम ब्लीडिंग जो है वो विटामिन C की डेफिशिएंसी से होती है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज यूज्ड एज सेफ्रन। ठीक है, ऑप्शंस है पेटल्स, स्टेमन्स, स्टाइल एंड स्टिग्मा या फिर सेपल्स। सेफ्रन यानी केसर, तो केसर का जो प्लांट है उसके कौन से पार्ट को हम एग्जैक्टली सेफ्रन की तरह केसर की तरह यूज करते हैं, कौन सा पार्ट, पेटल्स यानी उसकी जो फूल की पत्तियां होती हैं वो, स्टेमन्स, स्टाइल या स्टिग्मा जो फूल का सेंटर पार्ट होता है जहाँ पे कि पोलन ग्रेन्स गिरते हैं और ओव्यूल ट्यूब फॉर्म होगी वो, या फिर सेपल, सेपल यानी जो फ्लावर का लोअर पार्ट होता है ना, ग्रीन ग्रीन पत्तियां जो छोटी छोटी होती हैं वो। So when we look at the answer is C, यानी स्टिग्मा और स्टाइल्स जो हैं वो सेफ्रन की तरह यूज आते हैं। सेफ्रन इज अ स्पाइस विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्लावर ऑफ क्रोकस सटाइवस, यानी जो केसर है उसके प्लांट का नाम क्या है, क्रोकस सटाइवस, जिसे कि कॉमनली सेफ्रन क्रोकस भी बोला जाता है। द विविड क्रिम्सन स्टिग्मा एंड स्टाइल, यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं ये रेड रेड जो पार्ट आपको 3 पार्ट्स दिख रहे हैं, इन्हें हम केसर की तरह या फिर सेफ्रन की तरह यूज करते हैं। इन्हें थ्रेड्स बोला जाता है और कलेक्ट करके ड्राई किया जाएगा, यूज्ड मेनली एज अ सीजनिंग एंड कलरिंग एजेंट इन द फूड। ठीक है, तो सेफ्रन का कौन सा पार्ट, सेफ्रन के फ्लावर का स्टिग्मा एंड स्टाइल्स जो है वो एग्जैक्ट केसर की तरह यूज होते हैं। ये आप पिक्चर यहाँ पे देख सकते हैं, दीज आर द रेड पार्ट्स जो कि केसर की तरह यूज होंगे। ठीक है, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी इज, ह्यूमन बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है। फर्स्ट ऑप्शन इज ब्लड सेल, बोन सेल, नर्व सेल जिन्हें कि हम न्यूरॉन्स भी कहते हैं, या फिर मसल सेल। ठीक है, व्हेन वी लुक एट द आंसर वी गेट द आंसर इज नर्व सेल्स, जिन्हें कि हम न्यूरॉन्स भी कहते हैं। सो न्यूरॉन्स आर सेल विद इन द नर्वस सिस्टम। हमें पता है ह्यूमन बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है वो ब्रेन से लेके पूरे बॉडी से होता हुआ टोज तक जाता है। ठीक है, सो जो नर्वस सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, बहुत अलग अलग लेंथ के जो न्यूरॉन्स हैं वो कनेक्ट होते हैं और एक पूरा नर्वस सिस्टम फॉर्म करते हैं। ठीक है,
यही न्यूरॉन्स जो हैं वो मैसेजेस को कैरी करेंगे थ्रू आउट द बॉडी, और इन्हीं न्यूरॉन्स का जो साइज है वो वेरी करता है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट जो न्यूरॉन्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट साइज की हो सकती हैं। कुछ न्यूरॉन्स का साइज 3 फीट लॉन्ग भी होता है, इसीलिए जो नर्व सेल्स हैं वो लॉन्गेस्ट सेल कहलाते हैं बॉडी के, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ न्यूरॉन। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में बात करी है न्यूरॉन क्या है, नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है। सो न्यूरॉन इज अ बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। करेक्ट आंसर इज ए। बाकी दूसरे ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ एनर्जी, पार्टिकल रिलीज ड्यूरिंग रेडियो एक्टिविटी, या फिर डी ऑप्शन द एंटी पार्टिकल ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये बी, सी एंड डी तीनों ही ऑप्शंस नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमें पता है न्यूरॉन जो है वो नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट है, ठीक है। तो ये आपका न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, जिसमें कि ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स आप देख सकते हैं डेंड्राइट्स कहलाते हैं। अबव यहाँ पे एक वेट अ मिनट, दीज आर द डेंड्राइट्स एंड दीज आर एक्सॉन टर्मिनल्स। तो जो डेंड्राइट्स हैं वो दूसरे न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल से कनेक्ट होंगे, और इसी कनेक्शन को फॉर्म करते हुए ये पूरा नर्वस सिस्टम है वो हेड टू टो फैला हुआ होता है बॉडी में, ठीक है। नाउ जो तीनों ऑप्शंस बाकी थे उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। सो बेसिक यूनिट ऑफ एनर्जी, नहीं, बेसिक यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है, एटीपी, ठीक है। अगर हम बॉडी में बात करते हैं या प्लांट्स में बात करते हैं तो बेसिक यूनिट ऑफ एनर्जी होती है एटीपी, दैट इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, कई बार एटीपी की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। नेक्स्ट इज पार्टिकल रिलीज ड्यूरिंग दी रेडियो एक्टिविटी। सो अल्फा, बीटा एंड गामा पार्टिकल्स आर यूज ड्यूरिंग दी रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है एंटी पार्टिकल्स ऑफ न्यूट्रॉन। तो एंटी पार्टिकल जो होता है न्यूट्रॉन का वो एंटी न्यूट्रॉन कहलाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सेल्यूलोजिक वॉल इज फाउंड इन द सेल्स ऑफ। जो एक सेल वॉल है, ठीक है, जो कि किस टाइप की, सेल्यूलोजिक टाइप की सेल वॉल जो है वो कौन से सेल्स में मिलती है, प्लांट सेल्स में, एनिमल सेल्स में, बैक्टीरिया में, या फिर फंगी में। सो हमें जितना हमने बायो पढ़ी है अब तक उसमें हमें ये पता होता है कि एनिमल सेल्स में जो है वो किसी भी तरीके की सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। इसमें सिर्फ आपको सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, सेल वॉल नहीं। सो व्हेन वी लुक एट द आंसर इज ए, दैट इज प्लांट्स। जो सेल्यूलोजिक सेल वॉल है वो प्लांट्स में देखने को मिलती है। सेल्यूलोज इज एन important स्ट्रक्चरल component of the primary cell wall of green plants, many forms of algae and eumaecies. It is a complex carbohydrate that is composed of glucose units, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स के जो सेल वॉल है उसमें आप वो सेल्यूलोज से फॉर्म्ड होती है। एल्गीज में भी आपको इसी तरीके की सेल वॉल देखने को मिलेगी, और यूमाइसीड्स में भी। ये एक कॉम्प्लेक्स तरीके का कार्बोहाइड्रेट है जो कि कैसे बनेगा, कुछ ग्लूकोज यूनिट्स को मिला के सेल्यूलोज बनता है, ठीक है। सेल वॉल्स जो हैं जो सेल्यूलोज से बनी हुई होती हैं वो प्लांट सेल्स में देखने को मिलती हैं, शुगर से बनी हुई हैं, स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट से, और इन्हें किसी भी तरीके की एनर्जी की तरह यूज नहीं किया जा सकता, ठीक है। जैसे कि हम ग्लूकोज को यूज कर सकते हैं ना, चाहे ये ग्लूकोज से बने हुए हैं बट हम इन्हें एज ए एनर्जी सोर्स यूज नहीं कर सकते, ओके। नाउ बात कर लेते हैं एनिमल, फंगी एंड बैक्टीरिया की। एनिमल्स में कोई सेल वॉल देखने को नहीं मिलती है हमें। फंगी में सेल वॉल प्रेजेंट होती है बट वो काइटिन की बनी होती है, ठीक है। प्राइमरी कंपोनेंट क्या है उसका, काइटिन। और बैक्टीरिया का जो प्राइमरी कंपोनेंट है वो पेप्टिडोग्लाइकेंस। तो ये भी आपको पता होने चाहिए कि अगर प्लांट्स की जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज से बनी हुई है तो फंगी की किससे बनी है और बैक्टीरिया की किससे बनी है, क्योंकि दीज आर डायरेक्ट क्वेश्चंस जो कि पूछ लिए जाते हैं। द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी इज, वी नो किडनी जो है वो ब्लड एंड वेस्ट मटेरियल्स को फिल्टर आउट करता है, ठीक है। सो उस किडनी का फिल्ट्रेशन यूनिट कौन सा है, ऑप्शंस हैं येलो फाइबर, एक्सॉन, नेफ्रॉन, या फिर न्यूरॉन। सो न्यूरॉन के बारे में हमने पढ़ा था कि न्यूरॉन जो है वो नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है, ठीक है। तो न्यूरॉन नहीं हो सकता। एक्सॉन्स जो होते हैं वो भी न्यूरॉन का पार्ट होते हैं, तो एक्सॉन भी आंसर नहीं हो सकता। और येलो फाइबर किडनी में प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए येलो फाइबर भी आंसर नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज नेफ्रॉन। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको नेफ्रॉन का पूरा डायग्राम दिया गया है, दिस इज द कंप्लीट डायग्राम, ठीक है। यहाँ पे आपको सारे पार्ट्स दिखाए गए हैं। फर्स्ट इज ग्लोमेरुलस, देन यहाँ पे आपको पूरी ये ट्यूब्यूल दी गई है,
यहाँ पे आपको लूप ऑफ हेनलेज देखने को मिलता है, ठीक है। रीनल आर्टरीज हैं, रीनल वेन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। नाउ द नेफ्रॉन्स आर द माइक्रोस्कोपिक बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ द किडनी। ये आपको ध्यान रखना है, जो किडनी है वो इस तरीके की होती है, ठीक है। ये बहुत सारे छोटे छोटे नेफ्रॉन से मिलके बनी हुई होती है, जिससे कि ब्लड जो है वो इजीली फिल्टर आउट हो जाता है। A single nephron is made up of renal corpuscle and a renal tubule. This is the renal corpuscle, और ये जो पूरा आप ये देख रहे हैं येलो वाला पार्ट, this is renal tubule. In turn, the renal corpuscle is made up of glomerulus and Bowman's capsule. जो renal corpuscle this जिसकी हम बात कर रहे थे वो किससे बना हुआ है? ग्लोमेरुलस से, द सेंटर पार्ट जो कि ब्लड कैपिलरीज का एक गुच्छा कह सकते हैं हम जिसे, और बॉमन्स कैप्सूल यानी इसकी जो आउटर कवरिंग है इसे हम बॉमन्स कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है। ये जो आउटर कवरिंग आप देख रहे हैं ना अभी येलो येलो, ये है बॉमन्स कैप्सूल, ठीक है। सो जो बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट कौन सी हुई किडनी की? नेफ्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द न्यूट्रिटिव टिश्यू इन द सीड्स ऑफ हायर प्लांट्स इज नोन एज। ऑप्शंस हैं आपके न्यूसिलस, हाइपोकोटाइल, एम्ब्रियो या फिर एंडोस्पर्म, ठीक है। सो हम इन चारों के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले कि ये क्या क्या पार्ट्स हैं और इसका सही आंसर क्या होगा। सो सब सही आंसर है सबसे पहले डी, ठीक है, एंडोस्पर्म। सो जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनके सीड्स में जो एम्ब्रियो है वो किससे कवर्ड होता है? एंडोस्पर्म से कवर्ड होता है। एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म जो है वो एक मतलब कंप्लीटली जो पूरा सीड होता है ना उसमें प्रेजेंट होंगे। ये जो एम्ब्रियो है वो एंडोस्पर्म से कवर्ड होता है कंप्लीटली, और जो एंडोस्पर्म है वो ही न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगा टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो बाकी पार्ट्स हम लोग करने वाले थे। सो दिस इज अ कंप्लीट फ्लावर, ओके, ये कंप्लीट फ्लावर है। इसका ये पार्ट जहाँ पे कि रिप्रोडक्शन होगा या फिर जो पूरा सीड फॉर्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टिग्मा के ऊपर पोलन्स गिरे, उससे पोलन ट्यूब्स जो है वो फॉर्म हुई, ओव्यूल्स तक पहुंची, वहां पे अब इन पोलन ट्यूब्स में से क्या है? मेल गैमेट्स आए थे, ठीक है, जो कि यहाँ पे एग प्रेजेंट है, दिस इज एग, और ये क्या है? ये पोलर न्यूक्लियाइज हैं। तो अगर दो मेल गैमेट्स आते हैं, ठीक है, तो एक जो है वो एग न्यूक्लियस से मिक्स होगा या फिर फर्टिलाइजेशन होगा, और जो सेकंड मेल गैमेट है वो पोलर न्यूक्लियस से फ्यूज करता है, ठीक है। अब जो एग न्यूक्लियस से मेल गैमेट फ्यूज करा था उसके बाद जाइगोट फॉर्म होगा, और पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करने के बाद एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म होता है, ठीक है। जैसे ये ग्रो करेगा तो ये एम्ब्रियो पार्ट अपना डेवलप कर रहा है, और यहाँ पे ये एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, जो येलो पार्ट आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये एंडोस्पर्म है जो कि एम्ब्रियो को प्रोवाइड करवाता है न्यूट्रिशन, ठीक है। तो आपको पता चल गया एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो के बारे में। नेक्स्ट इज हाइपोकोटाइल। अगर हम देखेंगे तो जब भी सीड को हम ग्रो करवाते हैं सॉइल में, अगर हम ग्रो करवा रहे हैं किसी भी सीड को, तो सीड में दो कॉटिलेडन्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि मटर का दाना है उसमें दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, दो साइड्स होती है ना, तो वो दो कॉटिलेडन्स हैं। अगर जब अपन उनको ग्रो करेंगे, ग्रो करवाने के बाद जैसे ही वो छोटा सा एक प्लांट ग्रो करा है, तो उन कॉटिलेडन्स के ऊपर वाला जो पार्ट ग्रो करेगा प्लांट का उसे हम कहेंगे एपिकोटाइल, ठीक है। और उस कॉटिलेडन की जॉइंट जहां से वो कॉटिलेडन हो रहा है उसके नीचे वाला जो पार्ट होगा उसे हम कहेंगे हाइपोकोटाइल। सो कोटाइल जो यहाँ पे आपका नाम है, ये कोटाइल, हाइपो एंड एपिकोटाइल। तो कोटाइल किससे बना है? कॉटिलेडन से। तो कॉटिलेडन के ऊपर वाला पार्ट एपिकोटाइल और कॉटिलेडन के नीचे वाला पार्ट हाइपोकोटाइल, ठीक है। सो ये हो गया आपका हाइपोकोटाइल का डेफिनेशन। नेक्स्ट इज न्यूसिलस। सो जब ओव्यूल में एम्ब्रियो फॉर्म होता है जस्ट, ठीक है, यहाँ पे अभी मेल गैमेट्स का फ्यूजन जो है वो बचा हुआ है, तब तक ये ओव्यूल में कवर्ड होंगे। तो न्यूसिलस जो एक लेयरिंग है जो कि एम्ब्रियो के ऊपर प्रेजेंट होती है, दिस इज द न्यूसिलस कवरिंग। ये ओव्यूल में जब तक एम्ब्रियो प्रेजेंट है तब तक उसे न्यूट्रिशन प्लस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। लेकिन हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे थे? सीड की। तो जब हम सीड की बात करते हैं उस टाइम एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगा, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द एम्ब्रियो या ओव्यूल उस टाइम न्यूसिलस प्रोवाइड करवाता है न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब सीड की बात की जाए तब एंडोस्पर्म, और जब एम्ब्रियो या ओव्यूल की बात की जाए तब न्यूसिलस प्रोवाइड करवाएगा न्यूट्रिशन। So our next question is
द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज मेनली ड्यू टू, ऑप्शंस आपको यहाँ दिए गए हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, वोल्केनिक इरप्शंस, एविएशन फ्यूल या फिर रेडियो एक्टिव रेज। तो ओजोन लेयर का डिप्लीशन मेनली किसकी वजह से हो रहा है, ठीक है, प्राइमरी रीजन उसका क्या है। सो व्हेन वी लुक एट द आंसर इज ए, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो जो ओजोन डिप्लीशन है उसका प्राइमरी कॉज है क्लोरीन कंटेनिंग सोर्स गैसेस, ठीक है, यानी वो उस तरह की सारी गैसेस जिनमें कि क्लोरीन प्रेजेंट होता है। मोस्टली कौन सी है, CFCs और उससे रिलेटेड सारे हेलोकार्बन्स। CFCs क्या होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को हम CFCs शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। सो CFCs या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दैट इज ऑप्शन ए, इज द प्राइमरी सोर्स या प्राइमरी कॉज ऑफ द ओजोन डिप्लीशन। अब ये करते क्या है कि जब CFCs जो हैं वो स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंच जाएंगी, हमें पता है ओजोन लेयर हमारी कहाँ प्रेजेंट है, स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है। तो जब ये CFCs स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंच जाएंगी यहाँ पे, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर में अगर पहुंच गई हैं, यूवी लाइट्स जब इन CFCs पे पड़ेंगी, उससे जो क्लोरीन इनमें प्रेजेंट होता है ना CFCs में, वो डिसोसिएट हो जाता है, रिलीज आउट हो जाएगा, सिंगल क्लोरीन यहाँ पे आ जाता है, दैट इज Cl माइनस। ओके, Cl माइनस जो है वो हमें मिल जाएगा। अब वो जो Cl माइनस है वो ओजोन दैट इज O3 उससे फ्यूज करता है और फिर ओजोन के पार्टिकल्स को तोड़ता जाता है, ठीक है, दैट मीन्स ओजोन को डिस्ट्रक्ट करता जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्वेशन पूरी, दैट दिस इज CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जब इस पे यूवी रेज पड़ी हैं तो इसने एक क्लोरीन को छोड़ दिया, ठीक है, क्लोरीन इसमें से जो है वो डिसोसिएट हो गया। नाउ दिस फ्री क्लोरीन विल फ्यूज विद द ओजोन, ओजोन यानी O3, ऑक्सीजन के 3 पार्टिकल्स ओजोन फॉर्म करते हैं। जब ये क्लोरीन, सिंगल पार्टिकल ऑफ क्लोरीन ओजोन के साथ फ्यूज करेगा तो वो ClO फॉर्म करेगा, ठीक है, दिस इज ClO। और बाकी क्या बचेगा, O2 बचता है हमारे पास, जो कि ऑक्सीजन की तरह यूज आ जाता है नॉर्मली। तो यानी कि ओजोन का एक पार्टिकल टूट गया तो ओजोन की जो लेयर है वो डिप्लीट हुई। अब एक सिंगल ऑक्सीजन पार्टिकल अगर फॉर्म हुआ था, इसी प्रोसेस के फर्दर ही प्रोसेसिंग होती गई, सिंगल ऑक्सीजन पार्टिकल्स जो है वो वापस ClO से फ्यूज करेगा और एक पूरा ऑक्सीजन पार्टिकल और वापस से इस क्लोरीन को सिंगल छोड़ देगा, ठीक है। अब ये जो सिंगल क्लोरीन है ये वापस यहाँ पे आएगा, वापस ओजोन के साथ फ्यूज करेगा, फिर से ऑक्सीजन फॉर्म होगी और फिर से ये जो कंप्लीट प्रोसेस है वापस वापस रिपीट होता जाता है, जिसकी वजह से जो ओजोन है वो डिप्लीट होती जा रही है, ठीक है। सो प्राइमरी कॉज क्या है, CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स प्राइमरी कॉज है ओजोन डिप्लीशन का। और ये CFCs मेजरली रिलीज आउट किससे होती हैं, जो हम ACs यूज कर रहे हैं या रेफ्रिजरेटर्स जो यूज करते हैं उनमें CFC गैस को यूज किया जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आउटर कवरिंग ऑफ वायरस इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, यानी वायरस की जो आउटर कवरिंग है उस किस उससे बनी होती है या उस लेयर को क्या कहते हैं। फर्स्ट इज कैप्सिड, B इज कोट, C इज वायरियन, D इज वायरॉइड। When we look at the answer is A, that is capsid, ठीक है। वायरस की आउटर कवरिंग को हम क्या कहते हैं, कैप्सिड। अ वायरस कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लिक एसिड कोर, ठीक है, एंड आउटर कवरिंग कोटिंग, या फिर जिसे हम क्या कहेंगे, कैप्सिड कहेंगे। यानी अगर ये एक वायरस है, इसके बीच में एक न्यूक्लिक एसिड की कोर होगी, ये आउटर कवरिंग जो है यहाँ पे सर्कल जिससे फॉर्म हुआ ये कैप्सिड है, and sometimes an outer envelope made of protein and phospholipid membranes derived from the host cell, यानी जब वो host cell में present होता है तो एक outer envelope भी आपको इसमें देखने को मिलेगा, सॉरी द सर्कल इज नॉट करेक्ट बट स्टिल एक outer envelope भी आपको देखने को मिलता है। द कैप्सिड इज मेड अप ऑफ प्रोटीन सब यूनिट्स, जिन्हें कि हम क्या बोलते हैं, कैप्सोमेयर्स, यानी बहुत से कैप्सोमेयर्स को मिलके एक कैप्सिड मिलता है जो कि वायरस की आउटर कवरिंग होती है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक वायरस है, दिस इज द कैप्सिड लेयर, इसके अंदर ये जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है और कभी कभी इसके अराउंड क्या प्रेजेंट होता है, दिस इज द लिपिड एनवेलप, ठीक है, जो कि मेम्ब्रेन, और यहाँ इसके साथ साथ कुछ जो वायरसेस हैं उनमें मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं, मैट्रिक्स प्रेजेंट होगा, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर वायरस का जो है वो ये है कि जेनेटिक मटेरियल प्लस कैप्सिड की कवरिंग। Now, our next question is, the organelle that makes ATP is,
एटीपी के बारे में हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा था, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो सेल में वो ऑर्गेनल जो कि एटीपी मेक करता है या प्रोड्यूस करता है वो कौन सा होगा? सो ऑप्शंस दिए गए आपको, माइक्रोबॉडी, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर राइबोसोम्स। When we look at the answer is mitochondria. क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया एक ओवल शेप का ऑर्गेनल होता है जो कि मोस्टली यूकैरियोटिक सेल्स में देखने को मिलता है, ठीक है। और वहां पे जो सेल्स प्रेजेंट हैं उनमें से एटीपी प्रोड्यूस होगा, ठीक है। एज द साइट ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन, माइटोकॉन्ड्रिया सर्व्स टू ट्रांसफर द मॉलिक्यूल सच एज ग्लूकोज इनटू एन एनर्जी मॉलिक्यूल नोन एज एटीपी, ठीक है। ग्लूकोज जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होगा वो उसको चेंज कर देगा या फिर ट्रांसफॉर्म कर देगा किसमें, एटीपी में, दैट इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और माइटोकॉन्ड्रिया में सेल्यूलर रेस्पिरेशन से एटीपी फॉर्म होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज सेल, यहाँ पे ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया जैसे कि आप देख सकते हैं, ये राइबोसोम्स, ठीक है, दिस इज न्यूक्लियस एंड हमें था माइक्रोबॉडीज, ठीक है। तो माइक्रोबॉडीज दो होती हैं, ग्लाइऑक्सिसोम एंड पेरोक्सिसोम्स, जो कि इसमें विजिबल नहीं है अभी, बट हमें सबके बारे में जानना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहलाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। बाकी तीनों के बारे में भी हम देख लेते हैं कि उनके क्या क्या फंक्शंस हैं। सो जो माइक्रोबॉडीज हैं, ग्लाइऑक्सिसोम एंड पेरोक्सिसोम, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ज़्यादा तो नहीं बट हाँ कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि माइक्रोबॉडीज जो है वो कौन कौन सी प्रेजेंट होती हैं सेल में, ठीक है। सो माइक्रोबॉडीज का क्या फंक्शन है, लिपिड्स टू कार्बोहाइड्रेट कन्वर्जन। जो माइक्रोबॉडीज हैं वो लिपिड्स को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। राइबोसोम्स का फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन फॉर्म करने में वो हेल्प करता है या फिर प्रोटीन फॉर्म करता है, सॉरी। और जो न्यूक्लियस है, दिस इज एल, ओके, के नहीं है यहाँ पे, ये एल होगा। ये जो न्यूक्लियस है वो जीन एक्सप्रेशन में या फिर डीएनए के रेप्लिकेशन का काम करता है, ठीक है। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए का फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, ये आपको याद रखना है। सो हमारी ये जो वीडियो है वो हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं। आप फॉलो कीजिएगा चैनल को, रेट कर देना, रिव्यू करना, पूरे कमेंट्स देना अच्छे से कि आपको कैसा लगा वीडियो। जितने भी कमेंट्स हैं जो भी आप करेंगे, कंस्ट्रक्टिव रिकमेंडेशंस जो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किए जाएंगे। लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब करना भी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।